दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आपने उर्दू की ये कहावत सुनी है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। इसका मतलब है कि अगर हम में हिम्मत है, ताकत है, तो हम अपने खुदा को भी पा सकते हैं। वो सब कहते हैं ना, इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं है। उसका भी अर्थ है आई एम पॉसिबल। तो आज इसी हिम्मत से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन आज कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दुनिया के बेस्ट शूटर कैरोली टैकेट्स की, अ मैन विद ओनली हैंड। ये कहानी है 1938 की, कैरोली टैकेट्स नाम के एक आदमी की जो बुदापेस्ट में रहता था। कैरोली उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। शूटिंग में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी हंगरी में, वो उन चैंपियनशिप्स को जीत चुका था। और ये बात ऑलमोस्ट सबको कंफर्म थी कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। इसके लिए उसने सालों साल कड़ी मेहनत की थी, ट्रेनिंग की थी। कैरोली का बस एक ही सपना था, एक ही पैशन था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और एक दिन उसने ऐसा कर भी दिखाया, बना लिया उसने अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड। अब सिर्फ 2 सालों का फर्क रह गया था ओलंपिक्स आने के लिए। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। चूंकि कैरोली आर्मी से था तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उसका वही हाथ जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उस हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ उसे खोना पड़ा। उसका जो सपना था, जो उसका फोकस था, वो सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। अब कैरोली के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो अपनी वो बाकी की जिंदगी रोता रहता, जाके कहीं छुप जाता, या फिर जो उसका गोल था, जो उसका सपना था, जिस पर उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ के रखता और उसे पूरा करने की कोशिश करता। आपको क्या लगता है कैरोली ने क्या किया? उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, जो उसके पास अब नहीं था, बल्कि उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास अब भी था। और क्या था उसके पास? उसका एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। इसके बाद उसके लेफ्ट हैंड का 1 महीने तक इलाज चला। ठीक 1 महीने बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी कि 1939 में वह फिर से वापस आया, जब हंगरी में दोबारा नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी, जहां और भी पिस्टल शूटर्स आए हुए थे। जब सबने कैरोली को वहां देखा तो उन्होंने जाकर उसे कांग्रेचुलेट किया और कहा, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ हमें देखने आए हो, हमारा हौसला बढ़ाने आए हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कैरोली 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था। कैरोली वहां मुस्काया और उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ, लड़ने आया हूँ तुम्हारे साथ। तैयार हो जाओ तुम कंपटीशन के लिए। थोड़ी ही देर में कंपटीशन स्टार्ट हुआ। वहाँ के सब शूटर्स compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, पर कैरोली वो compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से। आप सबको क्या लगता है कौन जीता होगा? बिल्कुल ठीक सोचा, द मैन हु compete with his only hand, कैरोली। कैरोली जीत गया, पर वो यहाँ रुका नहीं। कैरोली का एक ही गोल था और उसका वो गोल बिल्कुल क्लियर था कि उसे अपने इस हैंड को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। अब कैरोली ने अपना पूरा फोकस 1940s में होने वाले ओलंपिक्स में डाल दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1940s में होने वाले ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। इसके बाद कैरोली ने अपना पूरा फोकस 1944 में होने वाले ओलंपिक्स में डाल दिया। पर शायद दूसरी बार भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 1944 में होने वाले ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए थे
वर्ल्ड वॉर की वजह से। कैरोली ने यहाँ हार नहीं मानी। उसने अपना पूरा फोकस 1948 में होने वाले ओलंपिक्स में डाल दिया। 1938 में कैरोली की एज थी 28 ईयर्स। 1948 तक आते आते उसकी एज हो गई 38 ईयर्स। जब एज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो यंगर प्लेयर्स के साथ compete करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैरोली की डिक्शनरी में मुश्किल नाम जैसा कोई वर्ड नहीं था। कैरोली बिना डरे गया। वहाँ दुनिया भर के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, पर कैरोली अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। तो कौन जीता? बिल्कुल सही, द मैन विद द ओनली हैंड। कैरोली जीत गया, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 में होने वाले ओलंपिक्स में कैरोली दोबारा compete करने गया और उसने इस बार भी गोल्ड मेडल जीत लिया। 4 साल बाद दोबारा से मेडल जीता और पूरी की पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री को बदल के रख दिया कैरोली ने, क्योंकि इससे पहले इस पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी भी व्यक्ति ने 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। बस यही है कैरोली टैकेट्स की कहानी। चलो दोस्तों, मेरी कहानी तो यहाँ पूरी हुई। अब आप सबकी बारी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइफ में सफल तो होना चाहते हैं, पर उन्हें कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता जिससे वो सक्सेस हो सके। जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें अपने काम पर, अपने आइडिया पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों बहानों की लिस्ट होगी। मैं इस वजह से फेल हो गया, मैं इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इसके दूसरी तरफ आप एक विनर के पास चले जाओ तो उसके पास सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो उसे कर देता है। दोस्तों, आपकी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही है जो आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल कैरोली की तरह उसने भी अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल खामोशी से की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और फिर उसकी सफलता सबने देखी। चलो दोस्तों, मेरा जाने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। शब्बा खैर।